साल 2012 सैंडी हुक एलिमेंट्री स्कूल में एक ऐसी त्रासदी हुई जिसने पूरे अमेरिका को हिलाकर रख दिया। और इस घटना के बाद एक सवाल उभरा जिसने अगले एक दशक तक चलने वाली एक असाधारण कानूनी और राजनीतिक लड़ाई की नींव रखी। तो आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की एक बहुत बड़ी कोशिश को समझने वाले हैं। ये कहानी है उन परिवारों की जिन्होंने बंदूक बनाने वाली कंपनी रेमिंगटन के खिलाफ एक ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी। इस पूरी कानूनी लड़ाई को समझने के लिए सबसे पहले हमें थोड़ा पीछे जाना होगा उस दिन पर जिसने इस सारी कहानी की शुरुआत की। तो हुआ ये कि उस त्रासदी के 3 साल बाद 2015 में 9 पीड़ित परिवारों ने मिलकर राइफल बनाने वाली कंपनी रेमिंगटन पर मुकदमा कर दिया। ये कोई मामूली केस नहीं था। ये बंदूक उद्योग को मिले दशकों पुराने कानूनी संरक्षण को एक सीधी चुनौती थी। अब देखिए, इस मुकदमे के रास्ते में एक बहुत बड़ी कानूनी दीवार खड़ी थी। एक ऐसा संघीय कानून जो बंदूक बनाने वाली कंपनियों के लिए कह सकते एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। इस कानून का नाम है PLCCA और इसे बनाया ही इसलिए गया था ताकि बंदूक बनाने वालों पर उनके हथियारों से होने वाले अपराधों के लिए सीधा केस न हो सके। रेमिंगटन की दलील भी यही थी कि PLCCA की वजह से ये केस तो चलना ही नहीं चाहिए। तो पूरा का पूरा केस बस इसी एक टकराव पर आके टिक गया। क्या एक राज्य का कानून इस फेडरल शील्ड को भेद पाएगा? और यहीं से ये केस एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेता है। पीड़ित परिवारों की लीगल टीम ने एक बिल्कुल ही नई रणनीति अपनाई। उनका फोकस बंदूक पर नहीं बल्कि उसे बेचने के तरीके पर था। उनकी दलील ये थी कि रेमिंगटन ने जानबूझकर युवा और जोखिम उठाने वाले पुरुषों को अपना निशाना बनाया। इसके लिए आक्रामक मार्केटिंग की, हिंसक वीडियो गेम्स में अपने हथियार को दिखाया और मर्दानगी को हथियार से जोड़ने वाले नारे दिए। और ये एक ऐसी मार्केटिंग प्रैक्टिस थी जो PLCAA के संरक्षण के दायरे में नहीं आती थी। देखिए, ये लड़ाई कई साल चली, लेकिन 2019 में 2 बहुत बड़े फैसले आए जिसने गेम ही बदल दिया। पहले कनेक्टिकट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केस आगे बढ़ेगा और फिर अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में दखल देने से मना कर दिया। बस इन फैसलों ने परिवारों के लिए सीधे निर्माता को कटघरे में खड़ा करने का रास्ता खोल दिया। अब जब कानूनी रास्ता साफ हो गया तो केस अपने आखिरी पड़ाव पर आ पहुंचा। अब सवाल मुकदमे का नहीं था, सवाल था जवाबदेही का। और फिर तारीख आई 15 फरवरी 2022 की। परिवारों ने ऐलान किया कि रेमिंगटन और उसकी बीमा कंपनियां $73 मिलियन का हर्जाना देने को तैयार हो गई हैं। परिवारों के लिए ये जीत पैसों से कहीं ज्यादा बड़ी थी। ये उस इंडस्ट्री से जवाबदेही तय करवाने की लड़ाई थी जो अब तक लगभग हर कानूनी पहुंच से बाहर समझी जाती थी। लेकिन बात सिर्फ पैसों की नहीं थी। समझौते में एक और बहुत बड़ी शर्त थी। रेमिंगटन को अपनी मार्केटिंग से जुड़े सारे अंदरूनी दस्तावेज पब्लिक करने होंगे। ये इसलिए ताकि भविष्य में ऐसी मार्केटिंग को रोका जा सके और दूसरे केसों के लिए भी एक रास्ता खुल सके। अब इस लड़ाई का असर सिर्फ कोर्टरूम तक ही नहीं रहा, इसकी गूंज विधानसभा तक भी पहुंची और कनेक्टिकट में नए और पहले से भी ज्यादा सख्त कानूनों की नींव रखी गई। जून 2023 में सैंडी हुक त्रासदी के ठीक एक दशक बाद कनेक्टिकट ने अपने पहले से ही सख्त बंदूक कानूनों को और भी मजबूत कर दिया। लेकिन इस ऐतिहासिक जीत और इन नए कानूनों के बाद भी कहानी इतनी सीधी नहीं है। असल में तस्वीर कहीं ज्यादा जटिल है और ये बहस आज भी खत्म नहीं हुई है। एक तरफ तो ये है कि इन कोशिशों से कानूनी और राजनीतिक दोनों ही मोर्चों पर एक बहुत बड़ा बदलाव आया। बंदूक उद्योग को पहली बार सीधे तौर पर जवाबदेह ठहराया गया। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है जो थोड़ा चौंकाने वाला है। 2020 में खुद न्यूटाउन शहर की काउंसिल ने, जहां ये सब हुआ था, सार्वजनिक जगहों पर बंदूक ले जाने पर और पाबंदी लगाने वाले प्रस्तावों को खारिज कर दिया। ये दिखाता है कि सबसे ज्यादा प्रभावित समुदाय में भी इस मुद्दे पर कितनी गहरी असहमति है। तो आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। बंदूक इंडस्ट्री के चारों ओर जो कानूनी शील्ड थी उसमें एक छेद तो हो गया है, पर क्या ये एक ऐसा रास्ता खोलेगा जिस पर और लोग भी चल पाएंगे, या फिर ये बस एक अकेली जीत बनकर रह जाएगा? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।